Hello and welcome to the class 11th online chemistry classes. In this video we will discuss drawbacks of Rutherford model from chapter number 2 structure of atom from class 11th NCERT chemistry book. Let's see what are the drawbacks of Rutherford model. In our previous videos we come to know that after observation and experimentation Rutherford has come to a conclusion and had proposed a model in which he considered that nucleus is present at the center of an atom. The electrons revolve around the nucleus in circular path known as orbits, and the electrostatic charge is neutralized or maintained by equal number of protons and neutron in it. यानी उसके अंदर जो मॉडल है न्यूक्लियस सेंटर में होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ होंगे और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी मेंटेन की जाती है. तो let's start. As you have learnt about, Rutherford nuclear model of an atom is like a small scale solar system with the nucleus playing the role of, कि जो हमने पहले देखा कि रदरफोर्ड जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था वो बिल्कुल एक स्मॉल स्केल सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम की तरह से है जिसमें न्यूक्लियस तो जो मैसिव सन है उसका रोल प्ले कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्मॉलर है और लाइटर है प्लैनेट्स की तरह से, यानी वो प्लैनेट्स की तरह से बिहेव कर रहे हैं. सो व्हेन क्लासिकल मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू द सोलर सिस्टम, जब क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्लाई किया सोलर सिस्टम में, तो इट शोज दैट द प्लैनेट डिस्क्राइब वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स अराउंड द सन, कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में चलते हैं सन के चारों तरफ. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट्स इज गिवन बाई द एक्सप्रेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लैनेट के बीच की वो किस एक्सप्रेशन से दी जाती है कि G(m1 × m2 upon r square, where m1 and m2 are the masses, r is the distance of separation of the masses and g is the gravitational constant. तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लैनेट्स के बीच में, सन के बीच में, वो इस फोर्स से हमें पता चलती है. The theory can also calculate precisely the planetary orbits and these are in agreement with the experimental measurement. और इस थ्योरी ने जो प्लेनेटरी ऑर्बिट है उसे भी प्रिसाइजली कैलकुलेट किया है और जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है वो सही निकली है. देन the similarity between the solar system and nuclear model suggests that electrons should move around the nucleus in well-defined orbits. तो जो सिमिलरिटी है सोलर सिस्टम की वो क्या होगा कि न्यूक्लियर मॉडल के अकॉर्डिंग ये सजेस्ट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में जाते हैं. सो फर्दर द कुलम फोर्स दैट इज K × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये K इज इक्वल क्या है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है. तो वेयर Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस, जो Q1 और Q2 हैं वो चार्जेस हैं दो, एंड R इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ द चार्जेस एंड K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और K क्या है यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. तो इससे क्या हो रहा है कि बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कि अब जो ये चार्ज लग रहा था इसके अंदर, जो फोर्स लग रही है कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो बिल्कुल मैथमेटिकली सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स के. हाउएवर व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन एन ऑर्बिट इट अंडरगोज एक्सेलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इन एन ऑर्बिट बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन. तो जबकि हमें ये पता है कि अगर कोई भी बॉडी एक ऑब्जेक्ट में मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन हो रहा है तो यानी वो क्या है, भले ही वो कांस्टेंट स्पीड पे जा रही हो तब भी उसमें एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर उसे अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करेगा वो, इस वजह से वो चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन में रहता है. सो एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइबिंग प्लैनेट लाइक ऑर्बिट इज अंडर एक्सेलरेशन. तो हम ये मान सकते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्सेलरेशन के अंदर है. एंड अकॉर्डिंग टू the electromagnetic theory of Maxwell, charged particles when accelerated should emit electromagnetic radiation. और मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है मैक्सवेल की, कि अगर कोई भी पार्टिकल जो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता है.
सो दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट सिंस दे आर अनचार्ज। ये फीचर जो है प्लैनेट के लिए नहीं, क्योंकि वो क्या है, अनचार्ज है। तो ये सिर्फ किसके लिए है, जो चार्ज पार्टिकल है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देयर फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन, द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। तो अब क्या होना चाहिए था कि जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है उसे एमिट करनी चाहिए रेडिएशन को, और जो एनर्जी होती है उस रेडिएशन में वो किसकी वजह से आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से। एंड इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी बाहर आ रही है। अब एनर्जी बाहर आएगी तो इसका मतलब कम होती चली जानी चाहिए एनर्जी, और फिर एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए जिससे न्यूक्लियस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन गिर जाए। सो द ऑर्बिट दस कंटिन्यू टू श्रिंक, यानी जो ऑर्बिट है वो श्रिंक करनी शुरू कर देता है। मान लीजिए इसे हम न्यूक्लियस कंसीडर कर लेते हैं बीच में, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते अगर एनर्जी लाइट की फॉर्म में रिलीज हो जाए तो उसका जो पाथ है, मान लीजिए बड़ा पाथ इस तरह से होते होते, और ये फिर छोटा होकर और न्यूक्लियस में गिर जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो कैलकुलेशंस शो दैट इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10 raised to the power -8 सेकेंड टू स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। तो कैलकुलेशन ये बताती है कि अगर ऐसा होता तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 raised to the power -8 सेकेंड में स्पाइरली किसमें गिर जाते जाके, न्यूक्लियस के अंदर। बट दिस डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता। दस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो रदरफोर्ड मॉडल की सबसे पहला ड्रॉबैक क्या आया कि इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। So, if the motion of an electron is described on the basis of classical mechanics and electromagnetic theory, you may ask that since the motion of electron in orbit is leading to instability of the atom, ठीक है, कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कि क्लासिकल मैकेनिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई करते हैं, तो अभी भी जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का अगर वो ऑर्बिट में हो रहा तो उसकी वजह से इनस्टेबिलिटी आती है। देन वाई नॉट कंसिडर इलेक्ट्रॉन एज स्टेशनरी। तो हम इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी क्यों नहीं मान लेते अराउंड द न्यूक्लियस, या हमें स्टेशनरी मान लेना चाहिए, क्यों गिर नहीं रहा तो इसका मतलब वो स्टेशनरी है कहीं ना कहीं। सो इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशनरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द डेंस न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स वुड पुल द इलेक्ट्रॉन इनवर्ड द न्यूक्लियस टू फॉर्म अ मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो अब अगर ऐसा होता, वो स्टेशनरी होते, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता, और तब जो थॉमसन मॉडल ने कहा कि पॉजिटिव स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन लगे रहेंगे जैसे पुडिंग में या वाटरमेलन में होते हैं। So another serious drawback of Rutherford model is that it says nothing about distribution of electrons around the nucleus and energies of this electron। तो एक तो ये हुआ कि जो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, दूसरा क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, वो भी नहीं बता पाया था वो, और तीसरा कि जो न्यूक्लियस है या जो उसकी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है उसको भी वो नहीं बता पाया। तो ये ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। Thank you everyone.